तो हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आज हम बात करेंगे कार्डियक कंडक्शन पाथवे। The cardiac cycle is a sequence of mechanical events that is regulated by the electrical activity of the myocardium. Cardiac muscle cells have the ability to contract spontaneously, okay, spontaneously, ability to stop to contract spontaneously. That is, nerve impulses are not required to cause contraction. The heart generates its own beat and the electrical impulse follow a very specific route throughout the myocardium. You may find it helpful. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्डियाक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसके लिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का होना जरूरी है। ठीक है। जैसा कि आपके पास अगर फैन है, फैन को मूवमेंट जब ही मिलेगा जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्स है। उसके अलावा इम्पल्स के बगैर मूवमेंट मुश्किल है। ठीक है। तो इसी तरह हार्ट के लिए भी इम्पल्सेस है, लेकिन उसको ब्रेन से नर्व इम्पल्स की जरूरत नहीं। हालांकि है ब्रेन से भी नर्व इम्पल्स, लेकिन उसका खुद का अपना एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिस्टम है। ठीक है। जिसको आप एस ए नोड कहते हैं और एवी नोड कहते हैं। एस ए नोड मतलब साइनो एट्रियल नोड, एवी नोड मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आप देख सकते हैं ये इमेज में। देखिए यहाँ पे एस ए नोड है, यहाँ से इम्पल्स निकल कर पहले एट्रिया के पूरे चैम्बर्स में फैला, फिर यहाँ पे भी आ गया, वेंट्रिकल में भी आ गया वही। ठीक है। वहां से एवी नोड में आया इम्पल्स, एवी नोड से फिर ये आपके फाइबर्स है इसमें, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में चले गया। तो पहले सिग्नल्स यहाँ पे आएंगे, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन होंगे। फिर कुछ सेकेंड मतलब में 0 पॉइंट, हमने पढ़ा था ना, 0.1 सेकेंड प्लस 0.8 सेकेंड, फिर 0.3 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो टाइमिंग है। तो उस दौरान ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पूरे हार्ट में ट्रैवल होता है। तो ये इससे नोड यहाँ पर हार्ट में रहने की वजह से ये इम्पल्सेस हार्ट को कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करवाते रहते हैं। देखिए क्या होता है, कैसा होता है वो देखेंगे आइए। ऐसे नोड, इसको हम और एक नाम देते हैं स्पेस मेकर्स, पेस मेकर। तो ये पेस मेकर अगर बंद हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, सडन डेथ हो जाता है। हार्ट अटैक में चांसेस है रिवर्सिबल होने की, कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट का सडन डेथ हो जाता है। उसकी वजह है कार्डियक पेस मेकर उसके सही तौर पर वर्क नहीं कर पाते, इस वजह से। ठीक है। तो राइट एट्रियम में एसए नोड है। एसए नोड और जब वहां से कॉन्ट्रैक्शन, वहां से मैं बता दिया आपको डायग्राम के थ्रू, वहां से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक जाते हैं। उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल को सप्लाई होता है। इसी को हम डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन कहते हैं। जब रिलैक्स हो जाता है तो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन मतलब फिर से पॉजिटिविटी में जाता है। ठीक है। तो उसी को हम देखते हैं। तो एक मिनट में 60 to 80 टाइम्स हार्ट बीट है, नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है। तो अब ये जो हार्ट के एरियाज है उसके नाम आप देख लीजिए यहाँ पे। ये राइट एट्रियम है, एवी नोड, एससी नोड यहाँ पे, एवी नोड यहाँ पे है, वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल में ये नाम है फाइबर्स का, परकिंजाई फाइबर्स। इस फाइबर्स से ही पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे एवी बंडल ऑफ दिस,
बंडल ऑफ हिस यहाँ पे देख सकते हैं, अभी बंडल ऑफ हिस है, इसमें बंडल ऑफ हिस में आया, इससे फिर डिवाइड हो गया पर्किंजय फाइबर्स में। ठीक है, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, पर्किंजय फाइबर्स। तो इसी के थ्रू ये अपने नर्व जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए जो सप्लाई है वो सप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आपका कार्डियक कंडक्शन पाथवे। तो इसको कार्डियक कंडक्शन पाथवे को हम मालूम करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ। यानी इलेक्ट्रिकली हम एक मशीन के जरिए से हार्ट बीट को ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा देखने को मिलेगा आपको। यानी एक हार्ट की बीट ऐसा स्टार्ट होगी, फिर वेव ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे जाएगा, फिर सडन वेव में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, फिर डिक्रीज, फिर ऊपर उठेगा, फिर थोड़ा ऊपर होके फिर स्लो होके फिर मीडियम में आ जाएगा। तो यहाँ से फिर एक बीट में आपको ये वेव देखने को मिलना चाहिए। तो ये वेव अगर दिखेगा तो आपका हार्ट बीट नॉर्मल है। ठीक है, तो आपका देखिए, आपका वेव स्टार्ट हो रहा है पर एक कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन। ये हम ईसीजी के इसमें पढ़ेंगे बाद में, अगर ओके है तो देखेंगे उसमें। ठीक है, तो ज़्यादा दूर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी, कभी कभी एवी नोड एसए नोड कभी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते। तो इससे क्या हो जाता है, हार्ट रेट कम होने के चांसेस है, 60 से कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर एसए नोड काम नहीं कर रहा तो भी हार्ट रेट कम हो सकता है, एवी नोड काम नहीं कर रहा तो और हार्ट रेट कम होने के चांसेस है। कब हो सकता है, हार्ट के डिसीजेस में हो सकता है। ठीक है, कभी कभी वेंट्रिकल के जो फाइबर्स है उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से हो सकता है, एट्रियल वेंट्रिकल में प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है, पर्किंजय फाइबर्स में प्रॉब्लम हो सकता है, या आपके बंडल ऑफ हिस में प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम जहां पे होगा उसके हिसाब से आपके सिम्टम्स नजर आएंगे। एरिथमिया, एरिथमिया का मतलब क्या है, इरेगुलर हार्ट बीट। एरिथमिया का मतलब क्या है, इरेगुलर हार्ट बीट। ये बहुत डेंजरस है। ठीक है, इससे लाइफ थ्रेटनिंग है, कभी कभी पेशेंट्स को हो सकता है। पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन मतलब एकदम हार्ट बीट तेज हो जाना, कभी कभार, जैसा कि कोई डिप्रेशन हो सकता है, गुस्से में हो सकता है, कोई काम कर रहा है उस वक्त हो सकता है, ज्यादा सोचने से हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा सीरियस नहीं है, कुछ कभी कभी हो सकता है पाल्पिटेशन। और कभी कभी कैफाइन, कैफाइन जो लोग ज्यादा कॉफी यूज करते हैं उनके लिए उनको हो सकता है हार्ट बीट ज्यादा। निकोटीन ज्यादा यूज करने से हो सकता है, जो लोग अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं, कॉफी ज्यादा पीते हैं, ऐसे लोगों की हार्ट बीट कभी कभी इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। ठीक है, सॉरी, पाल्पिटेशन हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट तेज हो सकता है, मच मोर सीरियस इन वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसमें बीमारी में भी हार्ट बीट तेज हो सकती है, वह वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। यानी वेंट्रिकल जो है अपना पूरा खून, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड, पूरा बाहर नहीं फेंक सक रहा, हार्ट में ही रख ले रहा हो। तो इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। ठीक है, इससे बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये था कार्डियक कंडक्शन के बारे में था। एसए नोड एवी नोड याद रखना है, कहाँ पे है ये याद रखना है आपको, और किसके थ्रू पहले एट्रिया में जाएगा, फिर बंडल ऑफ हेयर्स, उसके बाद आपका पर्किंजय फाइबर्स, इसके बारे में याद रखना है। और ये ईसीजी किसको बोलते हैं इसको याद रखना है, इरेगुलर हार्ट बीट, एरिथमियास के मीनिंग आपको याद रखना है। तो इतना याद रखेंगे। इरेगुलर हार्ट बीट के रीजंस भी याद रखिए, कैफाइन जो यूज करते हैं ज्यादा, अल्कोहल, निकोटीन, ये यूज करने वालों को रेगुलर हार्ट बीट हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ है तो पूछ लीजिए।
सो अब हम बात करेंगे हार्ट रेट पर। हार्ट रेट क्या है? ये है, ये हेल्दी एडल्ट हैज ए रेस्टिंग हार्ट रेट यानी पल्स रेट 60 to 80 बीट्स पर मिनट। या नॉर्मल पर्सन का जो हार्ट रेट है वो कितना होना चाहिए? 60 to 80% होना चाहिए। तो कैसे होगा हार्ट रेट? हमने बात करी है एसए नोड से, एवी नोड से, फिर पार्किंजा फाइबर से, बंडल ऑफ फिश से, फिर वेंट्रिकल्स तक। जो पूरा पैथवे है वो पैथवे जाने को हम एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन विद द हेल्प ऑफ एसए नोड, एवी नोड इज नोन एज हार्ट रेट। ओके, तो 60 to 80 टाइम्स ये नॉर्मल है, नो इश्यूज। ठीक है। अब जिसकी जो एथलेटिक्स है उनका हार्ट रेट 60 से लो हो जाता है। ठीक है। जो हार्ट रेट लो हो जाए उसको हम कहते हैं ब्रैडी कार्डिया। कार्डिया माने हार्ट रेट, ब्रैडी माने लो, ब्रैडी कार्डिया माने लो हार्ट रेट या लो हार्ट बीट। ठीक है। अब ये प्रोलॉन्ग्ड है, ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि थोड़े देर के लिए हुआ था फिर नॉर्मलाइज्ड हो गया तो हम ब्रैडी कार्डिया नहीं, कंटिन्यूअसली फॉर ए टाइम पीरियड तक अगर हो रहा है उसको ब्रैडी कार्डिया कहेंगे। अगर यही 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा अगर हो जाए तो उसको हम टेकी कार्डिया कहेंगे। टेकी मतलब बड़ा हुआ, कार्डिया मतलब हार्ट रेट। ठीक है, ग्रेटर हार्ट रेट। ठीक है। अब एज्ड वाइज सबके हार्ट रेट अलग अलग होते हैं। बच्चों के नॉर्मली 100 to 120 रहते हैं। ठीक है। फीटस के अंदर 140 टाइम्स होते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ याद रखना चाहिए आप। ठीक है। तो इसमें हार्ट रेट में एक चीज याद रखने वाली बात ये है, इसको जितना आप यूटिलाइज करेंगे हार्ट, उतना वो स्ट्रांग होगा। जैसे कि मसल्स का हम जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उस मसल पे ज्यादा पार देंगे। ठीक है, उसका स्ट्रेंथ में इजाफा होगा। इसलिए कार्डियाक एक्सरसाइजेस के बारे में और प्रीवियस क्लास में मैं बताया था, स्केलेटल मसल में, उसके क्लासेस में, कि उसमें कार्डियाक, ठीक है, कार्डियक एक्सरसाइज करिए, कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइज करिए बोल के बताते हैं। इसका मतलब क्या है? आप जो एक्सरसाइज करेंगे उस पे कार हार्ट बीट में इजाफा होगा। ठीक है, हार्ट बीट जब इजाफा होगा, हार्ट बीट में इजाफा विदाउट स्ट्रेस हो, ठीक है, विदाउट स्ट्रेस अगर हो तो वो हार्ट के लिए अच्छा है। लेकिन विथ स्ट्रेस हो तो ये हार्ट के लिए नुकसान। विदाउट स्ट्रेस, इफ यू आर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज and your body circulation is going in normal range, so it is good for heart। तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये एक हार्ट बीट बढ़ गया तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। वही हार्ट रेट अगर क्लॉट की वजह से बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए इस वजह से, आर्टरीज में क्लॉटेज की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाए, या एरिथमिया की वजह से, या हमने पढ़ा था वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की वजह से अगर बढ़ जाए, तो ये हार्ट के लिए नुकसान। क्योंकि हार्ट को फोर्सफुल्ली ब्लड को सप्लाई करना पड़ रहा है, जो हार्ट के लिए बहुत बुरी बात। फोर्सफुल्ली अगर वो सप्लाई करे तो ये हार्ट के ऊपर प्रेशराइज्ड। वही हार्ट अगर विदाउट फोर्सफुल्ली अपने हार्ट बीट को कंटिन्यू रखते हुए इजीली अपने हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, तो इट मीन्स इट इज गुड फॉर हेल्थ। तो कार्डियो एक्सरसाइजेस इनिशियली ये डिजाइन किए जाते हैं ताकि हार्ट का हेल्थ मेंटेन रहे और हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़े। ठीक है। तो ये आपका हार्ट रेट के बारे में। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है? कार्डियक आउटपुट का मतलब ये है, एक साइकिल में या 1 मिनट में आपका हार्ट कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहा है। ठीक है, जिस किसकी वजह से आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन मिले और वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज बढ़ जाता है ताकि
उस वक्त बॉडी की रिक्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और सेल्स में यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बढ़ जाता है। तो उस वक्त क्या करना है आपको, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट। ठीक है। अब हम कार्डियक आउटपुट कितना है मालूम करने के लिए दो चीजें हमें मालूम चाहिए। वो एक है पल्स रेट, ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम। पल्स रेट तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स और बाय हैविंग पल्स ऑक्सीमेट्री। और दूसरा है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बीट में ब्लड कितना सेंड हो रहा है हार्ट के जरिए से। तो जब आपका 1 मिनट में मालूम होगा तो यहाँ पे देखिए एवरेज जो है 60 to 80 ml पर बीट, ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। यानी एक बीट में हार्ट इतना ml ब्लड फेंकता है पूरे बॉडी के लिए। तो जब आप क्या करें, कार्डियक आउटपुट मालूम करना है, यानी 1 मिनट में कितना ब्लड बॉडी सप्लाई कर रहा है, वो मालूम करने के लिए आपको स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू पल्स रेट करेंगे। ठीक है। तो हम कार्डियक आउटपुट 70 ml ले लिए और 70 बीट्स पर मिनट ऐसा लिखेंगे। देखिए किसी का भी पल्स रेट, पल्स का शॉर्टकट PR, और 70 बीट्स पर मिनट, ये लिखने का तरीका है पल्स रेट। ठीक है। तो यहाँ देखिए एक 70 into 70 करेंगे 4900 ml पर मिनट, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। तो अप्रोक्सीमेटली क्या है, 5 लीटर्स आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होना चाहिए। अब ये पॉसिबली चेंजेस भी हो सकते हैं यहाँ से, जैसा कि हम अ, यहाँ पे एथलेटिक्स का ले रहे हैं। एथलेटिक्स का 50 ले रहे हैं पल्स रेट। ठीक है। पल्स रेट 50 ले रहे हैं, लेकिन कार्डियक आउटपुट मालूम है हमें 5000 ml एग्जैक्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम मालूम करना है तो ऐसे भी मालूम कर सकते हैं। ये 50 डिवाइडेड बाय 5000 अगर करेंगे 100 ml पर स्ट्रोक। ठीक है। यानी कार्डियक, यानी ये देखिए यहाँ पे 70 ml पर स्ट्रोक है, यहाँ पे 100 ml पर स्ट्रोक है। तो जो एथलेटिक्स है, एक्सरसाइज करने वाले हैं, हाँ, उनका हार्ट रेट कम रहता है, लेकिन रिक्वायरमेंट कम हार्ट रेट से ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उनका हार्ट एकदम स्ट्रांग बन जाता है, मजल्स एकदम बहुत अच्छा फंक्शनिंग करने लगते हैं। ठीक है। और इसमें क्या कहता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज मोर ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट, दिस इज कॉल्ड वेनस रिटर्न। क्योंकि जैसा ब्लड सप्लाई होगा उतना ही वापस भी आएगा रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद। तो जब आपको मालूम करना है तो उसका भी एक फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे। तो ये पूरा फार्मूला आपको देखना होगा। जब बहुत ज़्यादा कार्डियक प्रॉब्लम्स आते हैं तो इन फॉर्मूलाज के जरिए से पेशेंट की एक्चुअल फंक्शनिंग को मालूम किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में हार्ट रेट इतना है, स्ट्रोक वॉल्यूम इतना रहना चाहिए, कार्डियक आउटपुट 5 to 6 लीटर्स, इजेक्शन फैक्टर, द परसेंटेज ऑफ ब्लड विद इन द वेंट्रिकल दैट इज पंप्ड आउट पर बीट। यानी वेंट्रिकल्स के जरिए से आप 60 to 70 ml 80 ml पे ब्लड निकल रहा है, उसमें से 60 to 70% वेंट्रिकल निकालना चाहिए। कार्डियक रिजर्व, द डिफरेंस बिटवीन रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट एंड मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज 15 लीटर्स और मोर, ये होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। अब हार्ट रेट कैसा रेगुलाइज हो रहा है, यानी एक्सरसाइज के वक्त बढ़ रहा है, रेस्टिंग के वक्त कम हो रहा है, नॉर्मलाइज रह रहा है, जब आप ड्यूरिंग स्लीप और कम हो जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए आपके ब्रेन में कुछ सेंटर्स है। उन सेंटर्स की वजह से आपको हार्ट रेट रेगुलाइज्ड हो रहा है। ठीक है। वो क्या है अब देखेंगे हम। तो हार्ट रेट कैसा रेगुलाइज हो रहा है, तो क्यों, क्योंकि ब्रेन में कुछ सेंटर्स है, वो है मेड्यूला, मेड्यूला अब्लोंगेटा। उसके पास दो सेंटर्स है, एक है एक्सेलरेटर सेंटर और एक है इनहिबिटरी सेंटर। एक्सेलरेटर सेंटर्स तो हमारे बॉडी में आपने देखा था सिंपैथेटिक, हमने पैरासिम्पैथेटिक पढ़ा था। सिंपैथेटिक आपको फ्राइट एंड फ्लाइट में काम करेगा,
यानी जैसा कुत्ता आपके सामने आ गया, भागने पे मजबूर कर रहा है, तो सिंपैथेटिक पाथवे सिस्टम ऐड। पैरासिम्पैथेटिक, ये रिलैक्स मोड में, अब आप रिलैक्स है, कुछ काम कर रहे हैं, तो हार्ट रेट आपका नॉर्मलाइज्ड होगा। तो सिंपैथेटिक पाथवे, ये एक्सेलरेटर सेंटर्स के, इसमें हार्ट रेट को बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना, जब एक्सरसाइज कर रहे हैं आप लोग उस वक्त। जब पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट कर देता है हार्ट रेट को, यानी अब जरूरत नहीं है ज्यादा हार्ट रेट, उस वक्त रिलैक्स करा। ठीक है। तो कैसा मालूम होगा मेडुला को कि कब बढ़ाना है कब कम घटाना है? वो है आपके आपके हार्ट के पास कुछ रिसेप्टार्स होते हैं। रिसेप्टार्स होते हैं, उसको कहते हैं हम केमो रिसेप्टार्स। कहाँ पे होते हैं वो? दो जगह होते हैं, कैरोटाइड आर्टरी एंड आयोटिक आर्क। यहाँ पे देखिए, कैरोटाइड आर्टरी, ठीक है, आर्टरी के पास कैरोटाइड आर्टरी, यहाँ पे जो कैरोटाइड आर्टरीज है, और आपके ये देख सकते हैं आप कैरोटाइड बॉडी में, यानी दोनों भी आर्टरीज पे रहते हैं, कैरोटाइड आर्टरी, आयोटिक आर्क। आयोटिक आर्क यहाँ पे, ये आया आर्क, ठीक है, ये आर्क के पास दोनों रिसेप्टार्स, कैरोटाइड आर्टरी और हार्ट के पास जो आर्क है उनके पास। पहला क्या है? प्रेसो रिसेप्टार्स। ये कहाँ पे है? कैरोटाइड साइनस और आयोटिक साइनस। साइनस से खाली जगह है वहां पे, यहाँ पे है कैरोटाइड साइनस, आयोटिक साइनस, यहाँ पे ये आपके साइनस, आयोटिक साइनस। ठीक है। ये कैरोटाइड यहाँ गर्दन के पास और हार्ट के ऊपर, यानी जो आयोटा है उस पे होते हैं। ये क्या करते हैं? डिटेक्ट चेंजेस। अब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज को ये गौर करेंगे। आप भाग रहे हैं, उसको गौर करेंगे। आप बैठ रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो अब उसको गौर करेंगे। तो उसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर मालूम होता है। ठीक है। उसका इंफॉर्मेशन आपको केमो रिसेप्टार्स, केमो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? कैरोटाइड पे होते हैं, आयोटिया आयोटा पे भी, ये भी वहीं पे होते हैं। ये क्या देखते हैं? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को देखते हैं। बॉडी अब इस हालत में है, इस हालत में बॉडी का रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन का है वो पूरा हो रहा नहीं होगा। तो प्रेसो रिसेप्टर्स ब्लड प्रेशर को और फिकर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और केमो रिसेप्टर्स ऑक्सीजन लेवल को और फिकर करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है। अब ये सेंस लेके जाने वाला जो नर्व है, ओके, ये है ग्लोसोफैरेंजियल नर्व। ये क्रेनियल नर्व का नाइन्थ नर्व है। ये नर्व मेडुला से अटैच। ग्लोसोफैरेंजियल नर्व ये कहाँ से है? देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लोसोफैरेंजियल नर्व आपका जा रहा है, ये देखिए, ब्रेन से ये हार्ट तक। हार्ट मतलब कैरोटाइड साइनस, कैरोटाइड आर्टरी, यहाँ पे आयोटिक साइनस, आयोटिक आर्टरी के पास। ठीक है। अब उसको क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और साथ में वेगस नर्व भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही नर्व है। वेगस नर्व, वेगस नर्व भी आपके साथ अटैच्ड है, किससे? एसए नोड, एवी नोड से। और एक नर्व है ऐड हुआ, वो है सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व्स ऐड है, एसए नोड, एवी नोड और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये पूरा गुच्छा है, गुच्छे से आपको पूरा फायदा होगा। जैसा कि हार्ट प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, उसके बाद क्या हो गया? सडनली प्रेसो रिसेप्टार्स ने डिटेक्ट किया, और केमो रिसेप्टार्स ने ऑक्सीजन को डिटेक्ट किया, फौरन मेडुला में इंफॉर्मेशन गया। इन्फ्लेमेशन जैसा जाएगा, उसके अंदर दो सेंटर्स हैं, हमने देखा, एक्सेलरेटरी सेंटर, इनहिबिटरी सेंटर। एक्सेलरेटरी सेंटर एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट जैसा ही होगा, वो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स को ऑर्डर देगा कि आप जाइए, एसए नोड और एवी नोड, वेंट्रिकल्स को बोलिए अपना हार्ट रेट बढ़ाए, बीपी कम हो रहा है। तो ब्लड का हार्ट रेट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो जब शुरू शुरू में पेशेंट को गिडीनेस आ सकती है, लाइट हेडीनेस आ सकती है, उसके बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो तो पेशेंट भी ओके कहेगा। ठीक है। अब जब आप नॉर्मलाइज्ड हो गए, बीपी नॉर्मल में आ गया, तो फिर अब जो वैसे रिसेप्टर्स, केमो रिसेप्टर्स फिर जो गौर कर रहे हैं, वो इनहिबिटरी सेंटर्स को इन्फॉर्म करेंगे
अब बीपी नॉर्मल हो गया है, आप शांत हो जाइए, आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। तो बीपी जब नॉर्मल हो जाएगा तो वो केमोरेसेप्टार्स पे, प्रेसोरेसेप्टार्स, ये इनहिबिटरी सेंटर्स को इंफॉर्मेशन देंगे। तो इनहिबिटरी सेंटर्स आपके थ्रू वेगस नर्व फिर रिलैक्स कर देंगे एसए नोड को, एवी नोड को और वेंट्रिकल्स को। तो ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या क्या चीजें हमें काम आएगी, आयोटिक, केमोरेसेप्टार्स, वैसोरेसेप्टार्स, ये डायग्राम आप याद रखेंगे तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। केमोरेसेप्टार्स यहाँ पे आपको देखेंगे, वेसोरेसेप्टार्स, ठीक है, केमोरेसेप्टार्स सब यहीं पर है। वेसोरेसेप्टार्स, केमोरेसेप्टार्स, ये आपका एक सेंटर एक्सेलरेटरी सेंटर है, एक है इनहिबिटरी सेंटर मेडुला में। और ये आपका पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन वेगस नर्व की वजह से। ठीक है, तो ये जिस तरह हम ए हार्ट हमारा कभी, इसमें कुछ देखिए, कभी हार्ट रेट बढ़ना हो या कम होना है तो हमें कुछ हार्मोन्स की भी जरूरत है। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये हार्ट रेट को भी बढ़ाता है। ठीक है, ये हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है, ये हार्मोन्स के जरिए से भी। अगर इससे नहीं हो पा रहा मेडियोला से, अब हार्मोन्स की मदद ली जाएगी। ठीक है, यानी अब इनसे काम नहीं हो रहा तो अब हार्मोन से मदद ली जाएगी, तो वो सेकेंडरी है, ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस कर लिया। एजिंग, जैसा जैसा एज बढ़ेगी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इफेक्ट होगा, मसल्स पे इफेक्ट होगा, हार्ट रेट कम हो सकती है। ठीक है, मायोकार्डियम जो हार्ट का मसल है में कमजोरी आ सकती है, इसी वजह से आर्टरीज सिकुड़ जा सकती हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है, क्योंकि बार बार ब्लड सप्लाई होते 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 कुछ ना कुछ वहां पे गंदगी रुक जाती है, ब्लड सेल्स रुक जाते हैं, डब्ल्यूज रुक जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल रुक जाता है, कुछ ना कुछ रुक जाते हैं, वो चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर रास्ता तंग होकर क्लॉटेज फॉर्म हो जाता है। इसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ने से हार्ट पे इफेक्ट गिरता है। तो इससे क्या है, हार्ट का रिस्क, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एजिंग में होने वाली चीजें हैं। तो ये हार्ट का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन डिटेल में हमने डिस्कस किया, कैसे हार्ट रेट, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्सेशन होता है, उसका क्या है, एवरीथिंग वी डिस्कस इन डिटेल। इफ यू हैव एनी डाउट, काइंडली आस्क।